Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and will be teaching you normal distribution. Normal distribution का हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपसे ये बताया था कि हमें पहले z की वैल्यूज़ दी जाती थी और उससे हम एरियाज़ मालूम करते थे या प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते थे। अब जो है हमारे पास जो है एरियाज़ गिवन होंगे और उन एरियाज़ के मुकाबले में हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होगी और प्रोबेबिलिटीज़ को देखकर हम z को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। आज हम उसी टेबल को इन्वर्स यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक अलहदा से टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसको कि इन्वर्स टेबल बोलते हैं। वो इन्वर्स टेबल कैसा होता है, किस तरह से उसे यूज़ करते हैं, आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस टेबल को कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है। हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो टेबल अवेलेबल होगा आपकी बुक में, बुक के अपेंडिक्स में जब आप देखेंगे तो जिस टेबल की हेडिंग में ये होगा ना फाई इनवर्स, फाई की पावर -1 और z, ये वाला टेबल जो है वो आपकी बुक के पीछे जो है वो आपके पास गिवन होगा। आपने इस टेबल के साथ जो है वो सारा सिलसिला चलाना है अपनी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो अब आपने ये टेबल देखना है। अब हम इस टेबल को यूज़ करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब इसके लिए तो हेडिंग पहले आपके जहन में रहे, फाई इनवर्स z। बाकी की जो हेडिंग है वो जो z इज़ लेस दैन वाली है वो हेडिंग पुरानी है, टेबल वाली ही होगी। दो हेडिंग्स होंगी, एक वो पहले वाली हेडिंग और एक ये वाली हेडिंग। वो पहले वाली हेडिंग में वैसे लिख रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से सिचुएशन होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू z इज इक्वल टू ये -∞ टू z e पावर -z² / 2 d ऑफ z। ये वाली भी साथ में हेडिंग होगी और लेकिन यहाँ पर हेडिंग के साथ ये फाई इनवर्स भी लिखा होगा। ये वाला टेबल जो है वो हमने बैक ऑफ द बुक पे देखना है। अब इस टेबल की कंस्ट्रक्शन को जरा समझ लेना। यहां पर P की वैल्यू गिवन होगी। हम जो पहले टेबल देखते रहे थे कॉर्नर में हमें Z की वैल्यू नजर आती थी। अब यहां पर कॉर्नर पे P पड़ा होगा। P के नीचे जो है ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तो इस साइड पे चलेंगे और जो तीसरा डेसिमल है वो आप यहां से गेन कर सकेंगे। दूसरे लफ्जों में अगर मुझे वैल्यू चाहिए 0.422 की तो 0.42 ये और 2 ऊपर से हम लेंगे थर्ड डिजिट और वहां से हम वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से फर्ज करें मुझे वैल्यू चाहिए 0.942 की तो 0.94 जो है वो यहां से मिलेगा और 2 जो है वो इधर से, ये जहां पर 2 कॉलम वाइज 2 चल रहे हो, ऊपर ये नंबर थर्ड डिजिट चल रहा होगा, हम यहां से ये वाली वैल्यू जो है वो यहां पर लिख लेंगे। इस तरह से 0.95 की वैल्यू अगर एग्जैक्टली चाहिए तो 0.95 अगला थर्ड डिजिट 0 है तो वो 0 के नीचे आएगी। 0.951 चाहिए तो 0.95 के बाद 1 जो है थर्ड डिजिट वो यहां से देकर हम नीचे। 0.952 चाहिए तो 0.95 यहां से स्टडी करेंगे और 2 को इधर से स्टडी करेंगे तो आपके पास ये वाली जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं ये z की वैल्यूज हैं। दूसरे लफ्जों में प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज ये हैं जो हमें दी जाएंगी और उसके मुकाबले में जो z की वैल्यूज हैं वो ये आपके पास लिखी हुई हैं। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ये कि इन्वर्स टेबल है, क्योंकि पहले वाले टेबल में इस साइड पे z की वैल्यूज होती थी और इधर प्रोबेबिलिटीज होती थी। इस टेबल में क्या है, इस साइड पे प्रोबेबिलिटीज हैं और इधर z की वैल्यूज हैं। उन दोनों टेबल्स को आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अपनी बुक के अंदर आप इसको एक नज़र देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको मैंने ये बता दिया कि जब भी कोई वैल्यू देखेंगे उसके 2 डेसिमल इधर वर्टिकली और जो थर्ड डेसिमल है वो हॉरिजॉन्टली ऊपर से देखकर वो टेबल वैल्यू जो है वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ कि उसमें हम ये टेबल वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, पेज नंबर 10 पे। इसका क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.325, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी का आंसर ये दिया हुआ है।
हमने z की ये वाली वैल्यू जो है, a जो है इज सम वैल्यू ऑफ z की कोई भी वैल्यू है, z की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, तो a इज एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ z। हमें ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर दे दिया गया है, आपके पूछा गया है कि ये कौन सी वैल्यू है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल निकल आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू दिस वन, कि a की वैल्यू हमने मालूम करनी है। उसको मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है, आपके पास पहले तो ये एक स्टेटमेंट डायरेक्टली दी हुई है, अगर आप ये नोट करें z इज लेस देन a, हमारा पहले वाला थ्योरम जो हम लास्ट टाइम 5 थ्योरम हमने किए थे, उसका जो पहला रिजल्ट जो है, फर्स्ट रिजल्ट 5 वाला, वो वाला आपके पास आ जाएगा z लेस देन a किसके इक्वल होता है। इसको जब अगर लेस देन है तो हम डायरेक्टली फाई ऑफ a लिख सकते हैं लेस देन के लिए, अगर ग्रेटर देन होता तो 1 माइनस फाई ऑफ a लिखता। लेस देन a, फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.325। ठीक हो गया। मुझे a की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो a की वैल्यू कैसे गेन करूंगा, ये फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0.325 है, तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के तहत मैं इसको यूं लिख सकता हूं, a विल बी इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ 0.325। फाई इनवर्स ऑफ 0.325 का मतलब क्या है कि अब आप क्या देखेंगे, वर्टिकली आप 0.32 देखेंगे और हॉरिजॉन्टली जो है वो 5 लिखेंगे। फर्ज करें आपके पास यहां पर कहीं 0.32 लिखा हो, लेट अस सपोज ये 0.32 है, आई एम जस्ट सपोजिंग, ये 0.32 आप इधर देखेंगे और 5 जो है ये ऊपर से हॉरिजॉन्टली देखकर नीचे से जो भी वैल्यू निकलेगी 5 की, वो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। वो टेबल वैल्यू जो है वो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखी हुई है, ये देखें, फाई इनवर्स ऑफ 0.325 का जो रिजल्ट निकलता है टेबल से, वो निकलता है -0.4538। तो मैं ये वाला रिजल्ट जो है वो यहां पर लिख सकता हूं -0.4538। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a। आप यूं कह सकते हैं कि ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.4538 इज इक्वल टू 0.325। ये मैंने एग्जैक्टली आपको कंस्ट्रक्ट करके दे दिया कि z की वैल्यू अगर -0.4538 से लेस है तो z की वैल्यू का जो आंसर निकलेगा, जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो ये है। हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, बुनियादी तौर पर मुझे ये a की वैल्यू चाहिए, a बुनियादी तौर पर z ही का एक नंबर है, z ही की एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग इनवर्स एरिया टेबल। मैं एक दफा फिर इस चीज को बता रहा हूं, सबसे पहले आपने ये वाला देख लेना, इस पे कोई ना कोई थ्योरम, उन पांचों में से कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई होगा। लेस देन वाला है तो फाई ऑफ a डायरेक्टली लिखेंगे, और उसके बाद ये लिखने के बाद मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो a को ऐसे ही रहने दें, ये फाई इनवर्स हो जाएगा। इस साइड पे जाकर फाई इनवर्स को आपने टेबल के अंदर देखना है, जो टेबल मैंने आपको बताया, रेफर किया आपकी बुक के पीछे, फाई इनवर्स वाला टेबल होगा। आपने 0.32 को वर्टिकली और 5 को हॉरिजॉन्टली देखकर जो वैल्यू डिसाइड की वो ये वाली थी, यहां से आपको a की वैल्यू का पता चल जाएगा। और ये भी मैंने बताया कि a बुनियादी तौर पर z ही की कोई वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.4358 इज इक्वल टू ये वाला, इसके इक्वल लिख सकते हैं। हमारा आंसर यहां तक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया कि अगर a की जहां पर उसकी वैल्यू पुट की जाए तो पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या बनेगा। तो पूरी स्टेटमेंट क्या है कि z की वैल्यू इसके लेस हो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, वो ये है। तो ये तो है इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल, कि एरिया टेबल को इनवर्स कैसे यूज करते हैं। हमने पहला थ्योरम अप्लाई किया है इनवर्स यूज के लिए। अगले थ्योरम्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं ताकि हम वो दूसरे थ्योरम भी अप्लाई कर सकें। जी स्टूडेंट, दूसरा थ्योरम जो है, दूसरे थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। फाई इनवर्स वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम इनवर्स वाला टेबल हमने देखा है। अब आप देखें, आपके पास है ये प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a, अगर तो लेस देन होता तो मैं डायरेक्टली फाई ऑफ a लिखता। अब ग्रेटर देन a है तो सेकंड थ्योरम यूज हो जाएगा। तो सेकंड थ्योरम मेरे पास जो है वो इस तरह से चलता है, 1 माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, z ग्रेटर देन a के लिए जो सेकंड थ्योरम है उसको मैंने यूज किया। यहां पर आप देख सकते हैं हमें फाई ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर ये इसको ऐसे ही लिख लें, माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू, ये वाला 1 जो है इस साइड पे जाकर माइनस होगा,
025 -1, ये आ जाएगा -0.975 -5 ऑफ a। यहां से मैं a की वैल्यू इजीली मालूम कर सकता हूं। देखें जरा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 ऑफ a जो है ये निकल आएगा जी 5 ऑफ a इज इक्वल टू 0.975। इसी को आप कर सकते हैं आगे। a की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 5 इनवर्स ऑफ 0.975। सो माई a वैल्यू विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू देखें 5 ऑफ a अगर इसके इक्वल है तो इससे ये इंप्लाई होता है कि a का आंसर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो a विल बी इक्वल टू 5 इनवर्स ऑफ 0.975। 5 इनवर्स ऑफ 0.975 का आंसर ये है। इसकी टेबल वैल्यू अगर आप देखेंगे, यानी कि 97 को वर्टिकली देखें और 5 को हॉरिजॉन्टली देखें, तो आपके पास जो टेबल वैल्यू बनती है वो बनेगी 1.96। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। a की ये वाली वैल्यू जो होगी 1.96 इस क्वेश्चन के लिए बनेगी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है उसको पहले थ्योरम अप्लाई किया और फिर उस थ्योरम के तहत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने के बाद हम a की वैल्यू को इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसके लिए आपके पास जी मॉडुलस वाला थ्योरम, यानी कि आपका फोर्थ थ्योरम जो मैंने आपको बताया हुआ है, जी मॉडुलस वाला थ्योरम जो है उसके लिए आपके थर्ड थ्योरम, जी मॉडुलस वाले थ्योरम के लिए आपके पास जो है फोर्थ थ्योरम ये आएगा। सॉरी, थर्ड थ्योरम में वो a और b वाला था, ये आपका फोर्थ थ्योरम बनता है। फोर्थ थ्योरम में z लेस देन a इज इक्वल टू 0.9। सो हाउ वुड यू प्रोसीड? जब z ये वाला आ जाएगा तो इसको मैं लिख देता हूं 2 phi ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9। एक चीज तो ये आ गई। फिर 2 phi ऑफ a इज इक्वल टू -1 इस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 0.9 प्लस 1 करोगे तो आपके पास 1.9 आ जाएगा। 2 phi ऑफ a इज इक्वल टू 1.9, phi ऑफ a इज इक्वल टू 1.9 डिवाइडेड बाय 2। सो आप 1.9 को 2 पे डिवाइड कर लें। जब आप 1.9 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 1.9 डिवाइडेड बाय 2, this will give you 1.9 divided by 2, 0.95। 0.95 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि phi ऑफ a जो है that is equal to 0.95। अगर ये 0.95 है तो this implies a is equal to phi inverse of 0.95, यानी कि a की वैल्यू यहां से अगर आप निकालना चाहें तो a जो होगा वो phi इनवर्स ऑफ 0.95। अब phi इनवर्स 0.95 की टेबल वैल्यू मैं यहां पर लिख चुका हूं, 0.95 1.6449। ये आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब है कि इस केस में जब आप a की वैल्यू मालूम करेंगे तो पहले मैंने थ्योरम अप्लाई किया, उसके बाद मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट्स के साथ प्लस माइनस या डिवाइड करना था, मेरे पास ये फाइनल a की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज माय फोर्थ थ्योरम। जो फोर्थ थ्योरम हमने अप्लाई किया था उसी को हमने इनवर्स के लिए यूज किया। ये आपके पास आ गया नेक्स्ट फिफ्थ थ्योरम जो है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, जो हमने डायरेक्ट टेबल को यूज किया, अब हम इनवर्स टेबल यूज कर रहे हैं। फिफ्थ थ्योरम के लिए z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.097। यहां पर आप देखेंगे z ग्रेटर देन a के लिए मैं यू लिख सकता हूं 2 phi ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.097। यहां पे 2 पे डिवाइड कर दें तो phi ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.097 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव यू 0.097 divided by 2, 0.048, 0.048।
ये मैंने 3 डेसिमल्स लिखे हैं क्योंकि 3 डेसिमल के बाद ही मेरा जो है टेबल अवेलेबल है, इसलिए मैंने 3 डेसिमल तक लिखा है। तो आपके पास ये आ जाएगा फाई ऑफ माइनस ए, आप यूं लिख सकते हैं फाई ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0.048। यहां से ए की वैल्यू, माइनस ए की वैल्यू निकाली जा सकती है, माइनस ए इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ 0.48। माइनस ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखें जरा माइनस ए की वैल्यू क्या निकलती है, 0.48 0.048 जो है, सॉरी 0.048, इसकी फाई इनवर्स की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, वो है जी -1.6646। यानी कि अगर माइनस ए की वैल्यू जो है, ये फाइनल वैल्यू ये निकली है, दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.66, ये वाला ये भी 46 है, 1.6646। सो आपके पास जो ए की वैल्यू निकलेगी, जारी बात है ये माइनस है, ये वाला माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फाइनल ए की वैल्यू जो है वो ये निकल आएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा कि आपने जो थ्योरम पहले यूज किए थे डायरेक्टली, अब वो इनवर्स के लिए यूज करेंगे। अब जो है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि जिसमें इनवर्स यूज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वाला कंसेप्ट आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, जो हम थर्ड बोर्ड के ऊपर चलेंगे, तो वहां पर आप इजीली जो है बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहां तक अभी तक जो हमने ये समझा कि हमारे पास एक अननोन वैल्यू होती है a, कोई भी वैल्यू, उससे लेस देन z की वैल्यू होती है, z से उस वैल्यू से z की वैल्यू लेस देन दैट वैल्यू, दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उसका एरिया दे दिया जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी जाती है, तो हम वो वाली वैल्यू मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अवेलेबल हो तो वैल्यू मालूम की जा सकती है, कोई भी पॉइंट अवेलेबल हो तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ये हम थर्ड सेक्शन के अंदर चलते हैं, वहां पर हम सीखते हैं कि कैसे हमें न्यूमेरिकली जो है वर्ड की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कैसे करना है और कैसे उसको रिजोल्व करना है। तो हम थर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो अगली एक्सरसाइज जो है 10.2 भी जो है वो इस पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको ध्यान से सुने ताकि हम वहां पर भी हमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। थोड़ा सा इसको ज़्यादा फोकस करना है। देखें ज़रा पूछ क्या रहा है, वर्ड स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम पहले न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लाएंगे, फिर उसके बाद उसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे। कंसेप्ट वैसे ही है जो अभी तक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको मजीद जो है एक्सटेंड किया गया है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड a point that has 97.5% area below it। मैं पहले फर्स्ट पार्ट को डील करने लगा हूं। फर्स्ट वन, एक ऐसा पॉइंट जिसके बिलो 97.5% एरिया हो। मैं फर्ज करें मैं यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगा हूं इस केस में। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस Z स्केल के ऊपर वो वाला पॉइंट तलाश करें जिसके बिलो 50% एरिया है, दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके बिलो 50% एरिया। इस पॉइंट को मैं इस साइड पे ऊपर हाईएस्ट पीक के साथ मिला देता हूं, तो दिस इज द पॉइंट बिलो विच 50% एरिया फॉल्स। ये 50% एरिया ही है, ओके। And this is the point above which 50% area fall। 50% एरिया इधर भी फॉल करता है और 50% एरिया जो है वो इधर भी फॉल करता है। पहले इसको जरा ध्यान से देख लें, 50% एरिया इस पॉइंट के बिलो है, 50% एरिया इस पॉइंट के अबव है, ओके। अब इसके बाद जो है मैं बात को आगे लेकर चलने लगा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिट अ पॉइंट, इस स्केल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट देखें कि जिसके बिलो जो हो वो 60% एरिया फॉल करे, 50 की बजाय 60%। ये वाला पॉइंट अगर मैं आगे मूव कर दूं, ये वो पॉइंट है कि जिसके बिलो 60% एरिया, क्योंकि 50% ये है और मजीद 10% इसमें से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं, ये वो पॉइंट है कि जिसके बिलो 60% एरिया है। अगर मैं कहूं बिलो 70% वाला निकालो तो आप मजीद आगे मूव कर देंगे।
मैं कहूँ 90% वाला निकालो, मजीद आगे मूव कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि 97.5% एरिया उसके बिलो है, तो इसका मतलब है कि आपको आगे मूव करना पड़ेगा यहां तक। ये वाली मैं जो लाइनें हैं अब मैं मिटा रहा हूं ताकि आपके आइडिया पहले क्लियर करना था इन लाइनों से। अब जो देखें, मैं जो इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो है वो हिट करने लगा हूं, ये वो पॉइंट है, फर्ज कर लें कि जिसके बिलो जो है वो 97.5% एरिया फॉल करता है। ये मैंने वो पॉइंट बना दिया। दिस इज द पॉइंट कि जिसके बिलो कितने परसेंट एरिया है, 97.5% एरिया। दिस इज द पॉइंट जिसके बिलो सारे का सारा एरिया कितना है, 97.5%। तो बाकी का जो 2.5% होगा वो यहां पर बच जाएगा जिससे आगे, क्योंकि टोटल एरिया मुझे पता है वो 1 होता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए ये मैंने मिटाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये अब आप देखें, आपके पास मैंने ये वो पॉइंट डिसाइड कर लिया कि जिसके बिलो जो है वो 97.5% एरिया है। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फर्ज कर लें कि मैं इसका नाम जो है वो ए रख देता हूं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ए की शक्ल में। तो ए की शक्ल में हमने पहले भी बात की, यहां पर भी ए की शक्ल में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं 0.975 को प्रोबेबिलिटी की शक्ल में लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.975। तो ए वो वाला पॉइंट है कि जिसके बिलो 0.975 एरिया है, या इस स्टेटमेंट को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये पहले वाली स्टेटमेंट को, कि मुझे ये लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.975, यानी कि a से लेस z की वैल्यू लेस देन a हो। वो z की वैल्यू क्या है, यानी कि z की वैल्यू लेस देन a की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.975। दिस इज माय प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। यानी कि जो परसेंटेज वाली बात की थी वो मेरी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में आ गई कि a से लेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये जी z की वैल्यू लेस देन a है, तो a से लेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.975। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं यहां पर थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले मुझे ये देखना था मेरी स्टेटमेंट मुझसे रिक्वायर्ड क्या कर रही है, मुझे वो पॉइंट कहां पर जाकर z वैल्यू के अंदर हिट करना है, उसके मुताबिक मैं अपनी वैल्यू निकाल लूंगा। अब आप देखें कि आप डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फाई ऑफ a लिख लें यहां पर इज इक्वल टू 0.975, 97.5% के लिए। और यहां पर आपके पास जो है a की वैल्यू फाई इनवर्स 0.975। आप अगर टेबल से 0.975 के लिए वैल्यू चेक करेंगे तो फाई की वैल्यू, फाई इनवर्स टेबल से आप चेक कर सकते हैं, 0.975 विल बी इक्वल टू 1.96। आपकी a की वैल्यू जो निकल आएगी, a विल बी इक्वल टू 1.96। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, जो आपके पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है लेस देन के लिए 0.975। दूसरे पार्ट को इसी डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। नंबर 2 देखें जरा, अ पॉइंट दैट हैज 97.5% एरिया अबव इट। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके अबव 97.5% एरिया हो। अच्छा, मैं अगर इसकी डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं, देखें जरा, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन ऑन इट। दिस इज माय पॉइंट ए, और इसके अबव कितने परसेंट एरिया है, 0.975, या उसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या लें। तो इसके बिलो कितने परसेंट रह जाएगी, वो आपकी आ जाएगी ये वाला हिस्सा 0.025, 1 में से माइनस करके। आप यूं लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.975, क्योंकि a से बड़ा एरिया चाहिए ना, अबव a, z ग्रेटर देन a 0.975। हमारी स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट दैट हैज 97.5% एरिया अबव इट, यानी कि वो वाला पॉइंट जिसके अबव 97.5% एरिया है। इसको एरिया की शक्ल में लिखेंगे तो वो 97.5% ही बनता है। और 0.975 यानी कि z इज ग्रेटर देन 0.975। मेरे पास जो है थ्योरम मौजूद है ग्रेटर देन के लिए, जो थ्योरम है वो हमने यूज किया हुआ है। क्या, कौन सा थ्योरम है आपके पास, 1 माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.975। ऐसे क्या, ग्रेटर देन के लिए। यहां से अब आप देखें फाई ऑफ a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगी, ये माइनस में है,
ये भी आपका 0.975 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0.975 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 0.025, माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 ऑफ माइनस ए, 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 0.025। यहां से मुझे ए की वैल्यू का पता चल जाएगा। दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू 5 इनवर्स ऑफ 0.025। यहां से आप देखें 5 इनवर्स ऑफ 0.025, ए की वैल्यू निकल आएगी, ये रही 0.025 माइनस 1.96। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें माइनस की वैल्यू निकल आई है माइनस 1.96, पहले में क्या निकली थी 1.96। तब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 1.96 ये वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव। ऑब्वियसली अगर मैं दरमियान में जीरो करूं यहां पर तो जीरो से इधर जो जी की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी, और अगर इधर मैं जीरो करूं इधर तो जीरो से इधर नेगेटिव वैल्यू ही निकलनी चाहिए थी ना। तो आपके पास जो है ये भी इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो ठीक निकाली हैं। एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और एक वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव है। यहां पर अब आपके पास ये बात क्लियर हो गई कि जब आपकी स्टेटमेंट दी हुई है तो उस स्टेटमेंट को कंसेप्चुअली जो है वो उस शक्ल में आप लिख सकते हैं। हमारे पास जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है जो लास्ट, अब हमारे पास थर्ड पार्ट रह गया कि जिसमें आपने ए और बी यानी कि दो नंबर्स आपको चाहिए जिनका सेंट्रल जो है एरिया 90% हो। सेंट्रल एरिया दोनों नंबर्स का 90% हो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये थर्ड पार्ट जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।